Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Oja and today we are going to talk about India-US relationship. IR की सीरीज का ये 22nd chapter है, so let's get started. As always, we will start with previous year's questions because it tells us the scope of the chapter कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओवरव्यू पढ़ेंगे इंडिया और यूएस का, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं हिस्टोरिकली दोनों के बीच में रिश्ते, कौन से एरियाज में दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कंसर्न है, सिग्निफिकेंस क्या है इस रिलेशनशिप का और सिग्निफिकेंस क्या है यूएस का हमारे लिए. एंड लास्ट में विल डिस्कस वे फॉरवर्ड, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए इस तरीके से कि इंडिया और यूएस के रिश्ते अच्छे हों, सच दैट इंडिया के इंटरेस्ट पूरे हो सके. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. कॉमकासा sign between India and USA stands for. So COMCASA is one of the 4 foundational agreements that US signed with allies and close partners, that is India. One of them is India, to facilitate interoperability between military, मतलब दोनों मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेशन हो सके और हाई एंड टेक्नोलॉजी की सेल हो सके. 4 ऑप्शन दिए हैं, सही फुल फॉर्म बताना है. तो इट कैन नॉट बी अवेयरनेस, राइट, क्योंकि इट्स एन अग्रीमेंट, वी ऑलरेडी नो दैट. सो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट. कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, नाउ अब you need compatibility for interoperability, right? So this could be the one. Security agreement, communication and compatibility and service agreement. Service agreement is completely different thing. So service agreement नहीं है दोनों countries के बीच में, so it could be A or B. It seems more like B. Although it would be nice if you remember the entire statement, but sometimes you can also understand if you have read about this particular agreement थोड़ा सा डिटेल में, you will be easily able to eliminate some of the options easily. But it's B, it's a communication compatibility, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच की जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ में, और साथ में सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ताकि एक दूसरे को वो हाई एंड टेक्नोलॉजी सेल कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following agreements grants India real-time access to American geospatial intelligence? So ये जो 4 यहाँ पे लिस्टेड है ऑप्शन, ये 4 सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और अमेरिका ने साइन करे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 एंड द लास्ट वन वाज इन 2020, बेका. सो दिस बेसिक एक्सचेंज ऑपरेशन इज द वन विच ग्रांट्स बेसिकली इंडिया को वो अमेरिका की जियो स्पेशल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, एंड दिस वाज साइन वेरी रिसेंटली. So that's the correct answer. We'll talk about all 4 of them in the class ahead. अब कुछ मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं. How will I2U2, which is India, Israel, UAE and USA grouping transform India's position in global politics 2020? So इसके लिए हमने ऑलरेडी UAE और इसराइल के बारे में पढ़ लिया है, कैसे रिलेशनशिप है इंडिया के और कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और USA के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. और whatever we have studied in these 3 together is what will make the answer for this question, because it will only increase solidarity between countries. UAE के साथ में एनर्जी को लेकर, इसराइल के साथ में टेक्नोलॉजी को लेकर, USA के साथ में सिक्योरिटी को लेकर. All 3 of this, it will make India not only more powerful but also capable of fighting or deterring China for that matter. So we'll study about USA in this class. USA is facing an existential threat in the form of China, which is much more challenging in the erstwhile Soviet Union. Explain. 2021 में ये क्वेश्चन आया था. 3 मेन रीजन वाई China is much more threatening than USSR. The speed at which China is growing. ठीक है, इतना जल्दी USSR नहीं ग्रो किया था. सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो रशिया के पास नहीं, USSR के पास नहीं थे, जो इस वक्त चाइना के पास हैं. एंड थर्ड, शेयर विल टू डू एनीथिंग, क्योंकि USSR स्टिल थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में. चाइना फॉलोज दिस वॉल्फ डॉग डिप्लोमेसी, सलामी स्लाइसिंग. दीज आर मच मोर अनबिकमिंग. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई, क्योंकि USA ना हमेशा से यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू खेलता है, ठीक है, बट चाइना डजंट प्ले दैट गेम, डजंट फॉलो द रूल्स. सो दैट्स व्हाट मेक्स इट मच मोर डेंजरस देन सोवियत यूनियन. विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल, जब हम चाइना की बात करेंगे US को लेकर. थर्ड क्वेश्चन है, द इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स इन अमेरिकन एंड यूरोपियन. ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था जब हम EU की बात कर रहे थे. टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेरिका एंड हाउ मेनी इंडियंस आर पार्ट ऑफ बिग फर्म्स, companies, MNCs in America, as well as
पॉलिटिकल सीन में कितने लोग घुस चुके हैं अमेरिका के, स्पेशली नोइंग दैट कमला हैरिस और निकी हेली द रिपब्लिकन लीडर राइट नाउ, और विवेक रामास्वामी भी था जिसका कैंपेन अभी बंद हो चुका है, प्लस इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो भी इंडियन डिसेंट की है, रिपब्लिकन नॉमिनी भी इंडियन है, एंड उसके अलावा वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ सेकेंड थर्ड जनरेशन इंडियंस जिनको अब सिटीजनशिप मिल गई है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अमेरिकन पॉलिटिक्स. सो दैट प्लस द अमाउंट ऑफ इंडियंस हु लिव देयर, ह्यूज नंबर, students who go there to study, and how does all of this create, because it's much more different from say Canada or Britain, because being a melting pot अमेरिका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस थोड़ा ज़्यादा है. इवन दो लास्ट अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो अब ये तो 2020 का क्वेश्चन है, बट 2024 के हिसाब से इफ़ आई हैव टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ द वायलेंस, क्योंकि पिछले साल में करीब 6-7 केसेस मैंने देख लिए हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट या इंडियन सिटीजन्स जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ है इन यूएस. एंड वी आर ऑल्सो सीइंग कि यूएस इज़ बिकमिंग अ लॉट मोर कंजर्वेटिव, इवेंजलिस्टिक, रेसिस्ट, एंड दिस हैज़ फॉर्मुलेटेड इनटू लॉट ऑफ पीपल अटैकिंग इंडियंस. और मैंने 3-4 पढ़ लिए. एक में तो अ पुलिस ऑफिसर रैन ओवर अ इंडियन स्टूडेंट, देन अभी रिसेंटली इंडियन स्टूडेंट हु वाज वर्किंग वाज अटैक्ड बाय अ होमलेस मैन, एंड 2 Indian students were murdered. So we have not heard of this long back. पहले नहीं सुना था, अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है. So that could be a potential topic to read about if you want to read about America and diaspora. पर generally also हम इस chapter में पढ़ेंगे. Fourth question, what introduces friction into the ties between India and US? Is that Washington is still unable to find a position for India and its global strategy, or would it satisfy इंडियाज़ नेशनल सेल्फ इस्टीम एंड एम्बिशन? अब 2019 का एक क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि अमेरिका इंडिया को किस तरीके से देखता है, वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर फ्रिक्शन मतलब रिलेशनशिप अच्छे नहीं है बिटवीन इंडिया एंड वाशिंगटन, दिल्ली एंड वाशिंगटन, इज बिकॉज दोनों काम तो साथ में करना चाहते हैं, दो हैव द अपोजिंग एनिमीज एंड ऑल ऑफ दैट, दे ऑल्सो हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप. हाउएवर दोनों की जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एनिमी तक ही कॉमन है. उसके बाद यूएस डज नॉट वांट इंडिया टू बिकम पावरफुल, बिकॉज वन मोर पावरफुल कंट्री मीन्स वन मोर एनिमी टू फाइट. सो दे वांट इंडिया टू बी इन सॉर्ट ऑफ लाइक छत्र छाया ऑफ यूएस. ओके, एंड इंडिया हैज ऑलवेज एम्ड फॉर अ नॉन अलाइनमेंट इंडिपेंडेंट पॉलिसी. उसके कारण थोड़े बहुत फ्रिक्शन आते हैं. विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द क्लास एज वेल. Fifth question, in what ways would the ongoing US-Iran nuclear pact controversy affect the national interest of India? How should India respond in this situation? So हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना के जो ये नक्सस है उसके ओवर करने के लिए और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए वी क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ईरान, जिसमें कि हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे करे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाबार पोर्ट. एंड वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, वन फॉर द तापी पाइपलाइन एंड अदर फॉर गेटिंग इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनके पास पोर्ट नहीं है. अब प्रॉब्लम विथ इंडिया एंड ईरान इज प्रीटी सिमिलर टू द प्रॉब्लम विथ इंडिया एंड रशिया, बिकॉज जब भी यूएस इन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाता है, आर डील विद देम कम्प्लीटली goes down. Plus India has not had the best record according to US with terms to nuclear power, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई सारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया है. However, if you see 2020 के बाद से इस क्वेश्चन का रिलेवेंस थोड़ा सा बदल गया, बिकॉज ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज नाउ. 2020 के बाद जो डील्स हुई है सिक्योरिटी की इंडिया और यूएस में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएस एक्चुअली डज नॉट वांट India to participate with Iran or Russia for that matter. It wants to have good deals with US itself. हम ही से ले लो टेक्नोलॉजी, हमारा अलाय बन जाओ. तो this question का आंसर doesn't make sense with respect to what we know in 2024 now. But अगर इसके फ्यूचर की बात की जाए तो how we can actually talk about कि इंडिया के जो बाकी जगह पर, जैसे इंडिया को रशिया के मामले में जो कंसेशन दिया था यूएस ने, how should India be taking that? ओके, शुड इट मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी जो हमेशा से मेंटेन की गई है, या फिर दिस इज़ अबाउट टाइम कि इंडिया जो है साइड लेने लग जाए, क्योंकि क्लियरली एक साइड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है. सो जब आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो तो यू हैव टू टेक प्रोएक्टिव एक्शंस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अ क्वेश्चन कैन कम इन नेक्स्ट एग्जाम.
Now let's move on to geography of US. US has the second largest exclusive economic zone, 1,13,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज़ अ लॉट. जितना बड़ा इकोनॉमिक जोन उतना ज़्यादा रिच कंट्री. उसके बाद यूएस और चाइना जो है दोनों ही थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लैंड दे हैव. सो दे आर ईदर द थर्ड और द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री. द रीज़न बीइंग, अभी तक चाइना था बट change happened because even though no one is occupying other countries, but slowly they are all sort of claiming more unclaimed land in the ocean around them. And China तो आपको पता है कैसे सलामी स्लाइसिंग कर करके थोड़ा थोड़ा रीजन अपना बढ़ा रहा है. तो अपने खुद के डाटा के हिसाब से और वर्ल्ड के डाटा के हिसाब से there are discrepancies, but at this moment China is slightly higher than US. So China would be on the third place and US will be on the fourth place as the largest country. But आप बोल सकते हो लगभग 9 मिलियन इतनी सेम ही साइज है. थोड़ा सा चाइना बड़ा है और US is following. ऑलरेडी US ने स्टार्ट कर दिया है कई सारे अंडर वाटर एरिया को अपने लैंड का हिस्सा बताना. तो वी वुड नो, विल सी इन द फ्यूचर. कोस्ट लाइन देखें तो 19,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. 2 बॉर्डर्स हैं, ऊपर की तरफ कनाडा से है, नीचे की तरफ मेक्सिको से है. दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इज मसूरी मिसिसिपी रिवर विच फ्लोज लाइक दिस. आई शुड चेंज. दिस इज द मसूरी, this is the Mississippi River. It is largest in the world. और उसके बाद लेक सुपीरियर, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, सेकेंड नंबर, क्योंकि फर्स्ट इज कैस्पियन सी. एक्चुअली इट्स सो बिग, इट्स कॉल्ड अ सी, बट कैस्पियन सी इज टेक्निकली अ लेक क्योंकि चारों तरफ इट्स हैज़ लैंड. तो उसके बाद सबसे डीपेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट, सबसे बड़ा अगर लेक दुनिया में है तो दैट इज लेक सुपीरियर विच इज इन USA. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया US रिलेशनशिप का ओवरव्यू देखते हैं कैसा रहा है. रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, फिर बहुत ख़राब हो गए, फिर अच्छे हो गए, फिर ख़राब हो गए, ऐसे ऑसिलेट करते रहे हैं. 1947 के पहले की बात करें तो इट वाज एक्चुअली US प्रेसिडेंट हु पुश्ड चर्चिल की इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए. और अब कभी भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो दे से समथिंग लाइक कि US वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, इसलिए हम चाहते थे कि कॉलोनीज फ्री हो जाए. और इसके लिए उन्होंने फ्रीडम के बाद बहुत पैसे भी दिए, इंडिया को भी दिए, पाकिस्तान को भी दिए फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड. बट ऑनेस्टली इफ़ यू रीड इनटू द हिस्ट्री यू विल रियलाइज कि मोर देन बीइंग दिस गुड समैरिटन की आज़ादी दे देनी चाहिए और दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी शुड बी लाइक. अमेरिका वॉज फॉर्म्ड इन 1770, ठीक है. 1947 में आपको याद आ रहा है कि मे बी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है. इतने सालों से, खैर लीव दैट. बट आई बिलीव एंड इफ़ यू रीड द हिस्ट्री यू विल रियलाइज कि ये पुश करना चर्चिल को कि इंडिया को फ्रीडम दो, इट वॉज लेस ऑफ US being generous and more of sort of a strategy that US was giving to Europe so that it can conserve energy, because World War II के बाद बहुत बिखर गई थी यूरोप की कंट्रीज़. तो उन्होंने कहा था कि मेंटेन करने में इंडियन कॉलोनीज़ को बहुत आपका पैसा जा रहा है तो छोड़ दो अब उनको, वैसे भी वहाँ पे बहुत वायलेंस हो रहा है. सो that's where the relationship were really good. They were also good afterwards क्योंकि they sent a lot of aid because India was going through famine and a lot of difficulty. बहुत financial help करी थी US ने. But then US का एक्सपेक्टेशन थी कि that would mean that India would eventually join US against USSR, but that's not what happened. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले थे हैरी ट्रूमन से तो बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए थे, बट दे ऑल फेल बिकॉज उसके बाद बेसिकली इंडिया डिक्लेयर्ड कि वी आर गोइंग टू बी अ क्लोज इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग टू फॉलो नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि आपके झगड़ों में हम पिस जाएंगे फालतू में. एंड उसके बाद से रिलेशनशिप वर नॉट वेरी गुड. US viewed India as a aligned to USSR. बाद में जब USSR के साथ हमने डील करने लग गए तो US को लगा कि हम USSR के साथ हैं. एंड क्रिटिसिज्म में आया था इंडिया की को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था US ने, स्पेशली जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया था और गुस्से में आके पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गए थे क्योंकि पता था कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा है. सो दिस हैज़ बीन द रिलेशनशिप अप टिल नाउ. लेकिन कोल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्राइड्स आ गए हैं. 1990s के बाद जब USSR गिर गया तो इंडिया अगेन शुरू से ही नॉन अलाइन था, पहले भी किसी के साथ नहीं था, इवन दो थोड़ा सा टिल्टेड था USSR की तरफ, बट नेवर कंप्लीटली. सो आफ्टर US वॉन
इट ऑलमोस्ट फेल लाइक कि दैट्स अ ऑब्वियस चॉइस एवरीवन इज गोइंग टू टेक. तो अगले 4-5 साल तक बहुत सब कुछ अच्छा चला, बट देन इंडिया डिड दैट न्यूक्लियर टेस्ट एंड देन यूएस पुट सैंक्शंस एंड फिर रिलेशनशिप खराब हो गए. तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हुए थे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भी बन गए थे और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी हो गया था. इकोनॉमिक कॉमन इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर इन लोगों की अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी. तो 1949 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन मिले अक्टूबर 1949 में, दोनों ने एक डिक्लेरेशन ऑफ न्यूट्रलिटी साइन किया कि हम दोनों कोल्ड वॉर में जो है इंडिया न्यूट्रल रहेगा. फिर 1959 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर मिलने आए थे गांधी जी से इंस्पायर होके. हु इज़ मार्टिन लूथर किंग जूनियर? ही वॉज एन अमेरिकन सिविल एक्टिविस्ट जो कि फाइट कर रहा था अमेरिका में टूवर्ड्स रेसिज्म. एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय, क्योंकि वो वहाँ पे फाइट कर रहे थे और इंडिया यहाँ पे भी सिमिलरली ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे. इट वॉज बेस्ड ऑन कॉलोनियलिज्म एज वेल एज रेसिज्म. तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय गांधी स्ट्रगल एंड ही डिड कम टू इंडिया टू ले फ्लावर्स ऑन हिज ग्रेव. उसके बाद 1959 में ड्वाइट आइजनहावर भी आए थे. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया आए थे. बट देन 1962 में क्या हुआ, करीब 9 अमेरिकन इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर इस्टेब्लिश करने में मदद करी थी इंडिया में. उसके बाद वॉशिंगटन ने इंडिया को सपोर्ट किया था जब इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था. तब उन्होंने ये मैकमोहन लाइन जो है खींच के दी थी, सो एज टू clarify the dispute, try to solve the dispute, as well as given air support and armament to basically push China because they felt that they were being aggressor. तो ये मनमोहन लाइन जो हमने बात करी थी चाइना के टाइम पे, that was अमेरिका की देन. फिर जो इंडिया की जो फिलॉसफी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात है, जो हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें बात करी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, कैसे एक कंट्री के लिए, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जिसे इंडिपेंडेंट रहना है और जिस पे बाकी सारी कंट्रियां गिद्ध की तरह बैठी देखने के लिए कि कब गिरेगा, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, उस कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू मेक श्योर दैट द कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है, especially in terms of food security. So this is where the green revolution comes in, and it actually came from an American agronomist, Norman Borlaug, who was a renowned scientist जिसने कई सारी high yield wheat varieties इंडिया से ली थी, और इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर they basically started the green revolution and transformed India into from a scarcity, from a country जहाँ पे ड्रॉट और फेमाइन था, से ऐसी कंट्री जहाँ पे फुल सेल्फ सफिशिएंटी थी, लोग अपने ही, मतलब इंडिया को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़ता था. एंड दैट ऑल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकन साइंटिस्ट. फिर 1991 में इंडिया ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, और दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इवन दो मजबूरी से आए थे, even though it happened because we had a balance of payment issue and we had to take money from IMF, and IMF के loans के साथ में ये rules आए थे. लेकिन this was seen by US as a step from India towards more liberal global economy, क्योंकि one of the main features of a communist इकोनॉमी और कंट्री इज कि वो हमेशा अपनी मार्केट को क्लोज करके रखते हैं, और इंडिया ने भी काफ़ी टाइम तक अपने मार्केट को क्लोज करके रखा था. तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिया का मार्केट खुलना वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ग्रीन फ्लैग फॉर यूएस टू, कि नाउ दे कैन एंटर इंडियन इकोनॉमी एंड कैन एक्चुअली, अगर आप उसको नेगेटिवली देखना चाहते हो तो एक तरीके से यूएस इसलिए खुश हो गया क्योंकि उसे पता था कि अब दे कैन बेसिकली गेट इन टू मार्केट्स ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल इंडिया, जिसे हम न्यू कॉलोनिज्म भी बोलते हैं. और अगर आप उसको इतना नेगेटिवली नहीं देखना चाहते हो तो एक तरीके से एक कंट्री जो लिबरल है, ओपन है, मीन्स उसका कनेक्शन है, वो कम्युनिज्म की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इंडिया हमेशा से डेमोक्रेटिक था और अब खुल भी चुका है. तो देयर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी, राइट, कि वो कम्युनिस्ट के साथ रहेंगी, रादर इट्स मोर ऑब्वियस कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अलाइंड होंगी. तो एक तरीके से दैट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटेड सम गुड. फिर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ इंडिया में यूएस की तरफ से. प्राइवेट सेक्टर में कई सारे कंट्रीब्यूशन हुए फ्रॉम यूएस इंडिया रिलेशनशिप से. इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत बूस्ट हुआ. 1998 में लेकिन इंडिया ने जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर दिया पोखरण में, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए. लेकिन फिर कारगिल वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें यूएस ने जो है, इवन दो दे डिडंट लाइक इंडिया,
बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिड इन 1998, दे स्टिल डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान बिकॉज उन्होंने कहा कि हॉस्टिलिटीज़ जो है शुरू पाकिस्तान ने करी है. सो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो थे उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था. वो नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उन्होंने प्रेशर किया था पाकिस्तान को कि विड्रॉ करो, वापस जाओ. तो दिस, इवन दो दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, बट दे डिड क्रिटिसाइज पाकिस्तान बिकॉज दे फेल्ट दैट पाकिस्तान इज द वन हु वाज डूइंग द प्रेशरिंग, उन्होंने चालू किया था लड़ना. फिर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन 2000 में पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो 1978 के बाद इंडिया आए थे, और उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप ही थी दैट फेल ऑफ, इट केम बैक. जो 1998 में फॉल हो गई थी वो फिर से बनी बिकॉज ही केम एंड मेट अटल बिहारी वाजपेयी. बट देन जस्ट एज दे वर स्टेपिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप 9/11 हो गया. और अमेरिका बिफोर 9/11 एंड अमेरिका आफ्टर 9/11 इज कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री. ओके, जितना सारी वैल्यूज थी, अमेरिकन वैल्यूज थी, वो सारी उस प्लेन के साथ, उस बिल्डिंग के साथ जल गई. बिकॉज before that America was this dreamland of all the people, whoever can go, melting pot, people can work and earn and merit पे बनी हुई society, democratic, liberal, individual freedom and the whole shenanigans. And then जब उन्हीं के कंट्री में उन्हीं के प्लेन जाके उन्हीं के टावर पे घुस गए, तो something changed in American politics, and it has not recovered from there since. It has only seen like downfall, even though relationship with India has improved. However, their whole functioning, जो उनका जितनी खुशी थी ना USSR से जीतने की, वो सब चली गई उसके बाद में. तो फिर 9/11 के टेररिस्ट अटैक होने के बाद इंडिया ने फुल सपोर्ट जताया यूएस को उसके फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में. फिर सितंबर 2001 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सारे जो सैंक्शंस थे इंडिया से वो उठा लिए, क्योंकि दे वांटेड टू, बस एक तरीके से जो सैंक्शंस लगाए थे 1998 में वो सारे उठा लिए, ये बोल के कि इंडिया और यूएस नीड्स टू बी टुगेदर बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिज्म दैट दे अज्यूम्ड, दे थॉट दैट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट. और उनको लगा कि इंडिया इज़ अ सपोर्टर रादर देन अगेंस्ट देम. फिर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुए जिसमें यूएस ने फिर इंडिया को सपोर्ट किया, स्पेशली प्रेशर किया पाकिस्तान को कि वो टेररिज्म के खिलाफ कुछ स्टेप्स ले. USA also stood firmly with India during the 26/11 terrorist attack in Mumbai. The first foundational agreement. So basically India और US के बीच में 4 foundational agreement साइन हुए हैं. First being in 2002 and the last being in 2020. These 4 that were signed between this period are, ये बेसिकली इंडिया और यूएस की जो मिलिट्री अलायंस है उसका बेस है. इसके ऊपर बाकी सारे इनिशिएटिव्स या एक्सरसाइजेस होती है. तो द फर्स्ट वन विच इज़ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस अग्रीमेंट, ये 2002 में साइन हुआ था. बेसिकली इसके हिसाब से इसके अंडर दोनों कंट्रीज ने बोला था कि वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेगी, बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट मल्टीपल एनिमीज लाइक चाइना, टेररिज्म एंड सो ऑन. फिर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया. अगेन प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन अग्रीमेंट एंड इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इज बेसिकली लाइक पहला शुरुआत करना, क्योंकि पिछले 3 डिकेड से यूएस ने एक तरीके से इंडिया को बैन कर रखा था इन एनी टर्म्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज दे वर एंग्री कि हमने कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंटली डेवलप करा दी. तो उन्होंने हमें जितना भी कंसोर्टियम थे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, जितने भी ग्रुप्स थे, उन सब में से इंडिया को बैन कर दिया था. तो दिस 2005 वाज द फर्स्ट टाइम जो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इंडिया के साथ में. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बेसिकली जितनी भी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उन लोगों ने मिलकर एक ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया है. द होल आइडिया अबाउट दिस ग्रुप इज़ कि ये ग्रुप में जो भी लोग हैं वो किसी और कंट्री को न्यूक्लियर एनर्जी या यूरेनियम जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे विदाउट कंसल्टिंग द अदर्स. ठीक है, तो इंडिया ऑब्वियसली वाज नॉट पार्ट ऑफ NSC. तो उसके बाद यूएस ने ना इंडिया को एक एग्जेम्पशन दिया फर्स्ट टाइम और 3 डिकेड्स में कि आप आओ, बात करो, पार्टिसिपेट करो NSG में. देन इन 2010 यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया फॉर्मली इनिशिएटेड फर्स्ट US-India स्ट्रेटेजिक डायलॉग. स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या होता है? जब 2 कंट्रीज मिलकर बात करती है कि वो कैसे एक दूसरे के फॉरेन पॉलिसी को, सिक्योरिटी को, मिलिट्रीज को अलाइन कर सकती है अगेंस्ट अ सिंगल एनिमी.
राइट तो ये पहली बार 2010 में चालू हुआ। प्रेसिडेंट ओबामा जब पहली बार इंडिया आए उस ड्यूरेशन में उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी और जिसमें उन्होंने इंडिया को यूएस का सपोर्ट दिया फॉर इंडियाज बिड इन यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। सो दिस वॉज अ बिग स्टेप बिकॉज दैट्स वॉट इंडिया नीडेड, राइट? That is what India has been chasing for the longest period. Then 2011 में US and India signed a memorandum of understanding on cyber security cooperation between India and US. ये साइन किसने किया था? Deputy Secretary of US Department of Homeland Security Jane Lute and Indian counterpart was R. Chandrasekhar who was the Secretary of Indian Department for Information Technology. So ये न्यू दिल्ली में साइन हुआ था in 2011. फिर 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव बेसिकली क्या था? इंडिया अगेन इट्स नॉट अ अग्रीमेंट, इज नॉट एन एक्ट, इट्स नॉट एन पैक्ट, इट्स एन इनिशिएटिव. इनिशिएटिव हैज़ अ लिटिल लेस इम्पॉर्टेंस क्योंकि अभी कुछ फॉर्मली सिग्नेचर नहीं हुई है, मतलब फॉर्मली कुछ फिक्स नहीं हुआ है, बस बातचीत चालू हुई है. तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में. बेसिकली क्या एम था कि साथ में मिलकर अब सिर्फ बायर सेलर का रिलेशनशिप नहीं था. इसके पहले तक यूएस सेल करता था, हम खरीदते थे एम्यूनेशन, बट अब बेसिकली ये इनिशिएटिव ऐसा था कि अब इंडिया और यूएस मिलकर को प्रोड्यूस करेंगी मिलिट्री इक्विपमेंट और साथ में मिलकर डेवलप करेंगी, ताकि अब सिर्फ ऐसा ना हो कि वो बेच रहे हैं हम खरीद रहे हैं, अब हम मिलकर साथ में अपनी टेक्नोलॉजीज को साथ में बढ़ाएंगे, विच इज अ ह्यूज डील फॉर इंडिया. 2015 में दिस इज व्हेन आवर करंट प्राइम मिनिस्टर वाज इलेक्टेड. सो बोथ कंट्रीज साइंड अ 10-year इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कि अगले 10 साल में बेसिकली फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? कुछ मेन चीज़ों के ऊपर अग्रीमेंट नहीं हुआ होता है जैसे स्पेसिफिक्स के ऊपर, बट एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बेसिकली बोलता है कि अगले 10 सालों में या अगले आने वाले वट एवर टाइम में हम इन चीज़ों पर बात करके फाइनलाइज करेंगे. ठीक है कि हम अगले साल साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसके अगले साल हम मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके अगले साल हम ये फलाना चीज़ पर डिस्कशन करेंगे. ऐसे करके अग्रीमेंट किसी पे भी नहीं हुआ है, सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार हुआ है कि इस पर हम काम करेंगे. प्रोवाइडिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, तो उनकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री, उनका नेवी हमारी नेवी, इनके बीच में जो कोलैबोरेशन है उसके लिए ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था. इन कंक्लूडिंग मीटिंग between Prime Minister Modi and President Obama at the White House, United States bestowed upon India the distinction of being a major defense partner. Basically, it's like declaring an engagement कि पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि देखो अब हम दोनों सबसे बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट पार्टनर्स हैं इन सिक्योरिटी. दैट्स व्हाट इट इज. ठीक है, विच बाय द वे अपेरेंटली यूएस हैज नॉट गिवन टू एनीवन अप टिल नाउ. फिर 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स प्लेज टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद इंडिया एंड मेड इट टू द क्लोजेस्ट एलाइज एंड पार्टनर. मतलब इंडिया को नेटो के, यूरोपियन और इजराइल के लेवल तक का कोलैबोरेशन दिया. बोथ नेशंस कमिटेड टू फॉस्टरिंग. अब जो नेक्स्ट अग्रीमेंट साइन हुआ था वो ये था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट. ठीक है, दिस बेसिकली मेंट कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन है वो बढ़ गया, साथ में मिलकर को प्रोड्यूस और को डेवलपमेंट करने लग गए वेपन्स का, और सिर्फ एक्सचेंज नहीं कर रहे थे टेक्नोलॉजी और एम्यूनिशन, साथ में मिलकर बनाने लग गए. और अंडर दिस एग्रीमेंट दे बेसिकली स्टार्टेड शेयरिंग मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, विच मेंट कि मिलिट्री पेट्रोल करती है, राइट, नेवी जैसे हो गया वो पेट्रोल करती है या फिर एक्सरसाइज करती है, तो दे हैव टू इन एक्सरसाइज में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? टू मेक श्योर कि फ्यूल हो या पार्क करने की जगह हो या फिर ऑन नॉन वॉर डेज, you know, there are people inside living on the ships and in the submarines, right? So they need to, you know, come to the surface or need to dock for a while for repairs and all. तो military logistics is basically एक तरीके से इंडिया और यूएस ने एक दूसरे को बोला है कि आपको अगर कुछ भी करना हो अपनी शिप के साथ में और वो हमारे किसी एरिया के पास में हो तो बेझिझक आप आके रिफ्यूलिंग कर सकते हो. ठीक है, रिप्लेनिशमेंट कर सकते हो स्टोर्स का, और बेसिकली एक दूसरे की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो. इवन एयरक्राफ्ट की, मान लो इंडियन एयरक्राफ्ट जा रहा है कहीं, यूएस आ रहा है पाकिस्तान में फोड़ने कुछ, तो दे कैन यूज़ इंडियाज़ फैसिलिटीज़ इफ़ अलाउड. सो उस टाइप वाला रिलेशनशिप था ये. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 4 pillars of relationship between India and US. फिर 2017 में during Prime Minister Modi's 4th visit to US, it was declared that India and US has transitioned into a global strategic partnership. ठीक है, that basically means कि if we can connote this as a marriage,
पहले जो था वो ये कहना था कि हम दोनों का एंगेजमेंट हो गया एंड दिस इज बेसिकली फाइनलाइजिंग द मैरिज डेट. दैट्स द लेवल ऑफ एस्केलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि दोनों ने बोल दिया कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली हम दोनों जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. यू कैन सी अस. इसमें बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर में ये होता है कि एक दूसरे के हमारे को सारे सीक्रेट्स पता है, और हम अगर बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं इसके. एक तो एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है, और दूसरा अगर कोई हम में से किसी एक के ऊपर अटैक करता है तो दूसरे वाले के ऊपर भी अटैक हुआ, उसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहा जाता है. फिर 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स एडजस्टेड इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ ताकि इंडिया को फेवरेबल कंडीशन दे सके ताकि वो टेक्नोलॉजी को और आर्म्स का ट्रांसफर कर सके. फिर इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर secured strategic trade authorization which is STA1 status in 2008, placing it on as par with US NATO allies. Basically India ने strategic trade authorization मिल गया उनको US की तरफ से, which basically is almost to the level of European countries who are in NATO. This advancement streamlined India's access to highly advanced sensitive technology. So बहुत सा बेसिकली अब इंडिया के पास एक्सेस थी यूएस की उस टेक्नोलॉजी की जिससे वो बेसिकली अपने खुद को वर्ल्ड पावर बोलते हैं. ड्यूरिंग द 2+2 डायलॉग जो हुआ था न्यू दिल्ली में, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इन डिफेंस मिनिस्टर फॉर्मलाइज द कॉमकासा अग्रीमेंट, जिसके बारे में हमने PYQ के बारे में टाइम में बात करी थी. कॉमकासा अग्रीमेंट साइन 2018 में इसके बारे में बातचीत हुई थी. STA कंट्रीज और STA1 और STA2 कंट्रीज क्या होती है? STA1 कंट्रीज जो है उनको लाइसेंस फ्री एक्सेस मिलती है नियरली 90% ऑफ द डुअल यूज टेक्नोलॉजी. मतलब कि यूएस की जितनी टेक्नोलॉजी है उसका लगभग 90% वो डुअल यूज कर सकते हैं और लाइसेंस फ्री एक्सेस उनको मिलती है. दे आर एलिजिबल टू इम्पोर्ट कंट्रोल्ड आइटम्स. तो यूएस में जो कंट्रोल्ड आइटम है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जहाँ पर जो भी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो अगर वहाँ पे भी, और रीजनल के लिए भी. और STA2 कंट्रीज़ क्या होती है? ये वो कंट्रीज़ होती है जिनके पास एक हद तक, एक लेवल तक लाइसेंस होता है, एग्जम्पशन होता है. दे कैन नॉट एक्सेस डुअल यूज़ दैट माइट अफेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. बेसिकली मीन ये वो कंट्रीज है जिनको डुअल यूज नहीं, मतलब कि वो आर्म्स खरीद सकते हैं पर उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस से नहीं खरीद सकते, उनको डुअल यूज एक्सेस नहीं है. और ये बेसिकली यूएस कंट्रोल करके रखता है ताकि रोग कंट्रीज जो है उनको वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना करे इसके लिए. फिर 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंडेड इंडियाज प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस इम्पैक्टिंग द ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके रिस्पॉन्ड में इंडिया जो है टैरिफ को 2080 पुट ऑन, बेसिकली 28 आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया. एंड दिस हैज़ टू अंडरस्टैंड वट एवर यूजली हैपन्स बिटवीन द कंट्रीज, समथिंग रियली बिग हैज़ टू हैपन फॉर देम टू टेक सच अ यू टर्न. ठीक है, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है. सडनली अगर यू टर्न ले रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए. तो ऐसा कुछ खास इवेंट नहीं हुआ था एंड दैट इवेंट वाज सिंपली यूएस इलेक्टिंग डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट. दैट वाज द इवेंट एंड ही बेसिकली सेड कि इंडिया अपने मार्केट नहीं खोल रही है यूएस के लिए तो इसलिए हम बैन कर रहे हैं. यू नो व्हाट ही डिड, राइट? यू नो व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड. पहले तो उन्होंने वो पेरिस ट्रीटी से खुद को विड्रॉ कर दिया, फिर जेरूसलम से टेल अवीव से अपनी एम्बेसी जेरूसलम, मतलब कुछ भी कर रहे हैं विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट, विदाउट थिंकिंग अबाउट द इम्प्लीकेशन. दे आर डूइंग वट एवर दे वॉन्ट टू डू. सो उसके कारण फिर बीच में थोड़ी सी रिफ आई थी, लेकिन फिर ट्रंप एंड मोदी दोनों ने एक साथ में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में एक रैली करी जिसमें दोनों ने बताया, रिफ्लेक्ट किया कि हम दोनों के अभी भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं. दोनों ने खुद को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर से अब कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे ले आए, ताकि अब वो दोनों के बीच में बेसिकली एक ट्रस्ट हो गया है और अब दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट भी शेयर करने लगे. बेसिकली डिफरेंस क्या है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव? जस्ट आपने सुना होगा जैसे कभी अगर जैकी चैन वगैरह की मूवीज़ अगर आपने कुंफू वाली देखी होगी तो हमेशा जब मास्टर एक बच्चे को कुछ सिखाता है कोई भी तरीका, तो वो उसको 90% 98% चीज़ें सिखाता है, लेकिन एक दो वार जो है वो हमेशा फिर भी बचा के रखता है जस्ट इन केस कि स्टूडेंट ना चित कर जाए मास्टर को, राइट? दैट्स बेसिकली व्हाट इज विथ एवरी लेवल एस्केलेशन इन दिस पार्टनरशिप. बेसिकली जस्ट मीन्स कि एक और बात पे दोनों अग्री हो गए और क्लोज टू 100%
आते जा रहे हैं, बट 100% कभी नहीं होते. नो कंट्री शेयर्स 100% ऑफ इट्स इन्फॉर्मेशन विद एनीवन अनलेस दे आर लाइक बेसिकली उन्हीं के गुलाम हो चुके हैं. तब उसके अलावा यूजुअली कभी भी कोई कंट्री 100% अपने चीज़ें शेयर नहीं करती है. बट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज़ मीन्स बेसिकली कि पूर्ण तरीके से सब कुछ दे दिया गया है. काफ़ी हद तक दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गए हैं कि हाँ हमारे कॉमन दुश्मन है चाइना, या ये चीज़ हमें करनी है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे करना है. तो ये सब फाइनल हो चुका है. दिस इज़ लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन. फिर 2020 में 3 बिलियन डिफेंस परचेज अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसने एम्फेसाइज किया था कि बेसिकली डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी. इंडिया ने बेसिकली रिकॉग्नाइज किया कि उसका जो रोल है इन इंडो पैसिफिक विद इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस. और फिर उन्होंने जो 2+2 डायलॉग थी उसमें बेका साइन किया था, विच इज़ द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइंड ऑन 27 अक्टूबर 2020. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. दोनों कंट्रीज के बीच में क्या कहाँ पर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं. पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात करें तो म्यूचुअल विजिट्स जो हुई हैं लीडरशिप की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलते हैं, दैट हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड यूएस. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी कम से कम 4-5 बार यूएस जा चुके हैं स्पेशली. और उसके अलावा कई सारी मल्टीलेटरल मीटिंग्स के साइडलाइंस में भी इंडिया और यूएस के लीडर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन दे मीट फॉर दिस क्वाड समिट, ट्राइलेटरल समिट, G20 समिट. तो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन तो है ही. फिर कई सारे हाई लेवल डायलॉग भी होते हैं, जैसे इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो है साथ में मिलकर काम करती है. उसके बाद इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग है, जिसमें कॉमर्स मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो है यूएस के, वो मिलकर डिस्कशन करते हैं. फिर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें अगेन कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की. तो अभी तक हमने देखा थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूएस ने इंडिया को कई सारे लेवल पर बहुत सारा स्पेस दिया है, जहाँ पे दे हैव रेज देम टू देयर बीइंग देयर मेजर डिफेंस पार्टनर, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्लस STA 1 का भी ऑनर दिया है 2018 में. और उसके पहले हमने देखा था कि ये जो 4 मेन अग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए थे, दोज हैव बीन द बेसिस ऑफ इंडिया एंड यूएस का मिलिट्री अग्रीमेंट. तो सबसे पहला है GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री एंड इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, जिसमें दोनों जो साइन हुआ था 2002 में. और उसका मेन काम था कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे इंडिया और यूएस, और एक दूसरे की इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब क्या, ताकि हम को पता हो कि दूसरे के पास क्या सामान है, क्या टेक्नोलॉजी है और कैसे वर्क कर सकते हैं मिलकर साथ में. सेकेंड था लीमोआ, विच इज़ बेसिकली लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम अग्रीमेंट, जिसमें दोनों ने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स शेयर करने के लिए अग्रीमेंट किया था कि आप हमारे बेसिस यूज़ कर सकते हो, हम आपके बेसिस यूज़ कर सकते हैं, एंड बेसिकली एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे ताकि एयरक्राफ्ट और जो शिप वगैरह है वो आसानी से पूरे वर्ल्ड में घूम सके. देन इन 2018 दे साइंड COMCASA, which is the Communication Capability and Security Agreement, which will allow US to supply encrypted communication equipment. ठीक है, बेसिकली मीन्स कि उनकी एक खुद की लैंग्वेज बन जाएगी, जिससे इवन वॉर टाइम में बिना दूसरों को बताए दोनों आपस में बात कर सकते हैं. जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इनिग्मा था ना, उस तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा, दोनों लीडर्स एक दूसरे से बात कर पाएंगे, इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेज पाएंगे, डिक्रिप्ट कर पाएंगे, एंड दोनों ही जगह पे काम आता है. पीस टाइम में भी, डिप्लोमेसी की ड्यूरेशन में काम आता है, वॉर टाइम में भी काम आएगा, और इट विल हेल्प बोथ ऑफ देम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली. एंड द लास्ट वन जो 2020 में साइन हुआ था, बेका, विच इज़ द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट. दिस बेसिकली ग्रांट्स इंडिया रियल टाइम एक्सेस टू अमेरिकन जियो स्पेशल इंटेलिजेंस. अमेरिका ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिसमें वो प्रिटी मच ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी किसी भी एरिया को अच्छे से जूम कर सकती है इन रियल टाइम. ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूएस इंडिया के साथ शेयर करने वाला है, अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट करेगा. एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस इज कि इसकी यूज करके इंडिया जो है बहुत एक्यूरेसी से देख सकती है कि कहाँ पे सारे वेपन्स हैं, कहाँ पे मिसाइल्स हैं, कहाँ पे ड्रोन्स आ रहे हैं, इन सब के ऊपर किस तरीके के हैं, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड leaderships, and they will be able to see maps and satellites and images and topographical data
विच बेसिकली मीन्स कि अगर मान लो आपको वॉर पे जाना है, सो यू विल बी एबल टू इन रियल टाइम सी व्हाट्स हैपनिंग। तो आजकल स्पेशली यूक्रेन रशिया की वॉर और इजराइल हमास की वॉर के अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ, स्पेशली इजराइल और हमास वॉर केस में there have been many videos where they are showing aerial view of how they are, you know, blowing up the mosques and universities and buildings. So those are all because US has this technology जिससे वो real time में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसके अलावा अगर डिफेंस एक्विजिशन की बात करें तो these are following are the platforms बेसिकली जिसके ऊपर जिन पे एक्सचेंज हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, हमने US से लिया है। C-130J, C-17 Apache, Chinook and MH-60R helicopters and P-8I. India-US Defense Industrial Cooperation Roadmap बन चुका है बेसिकली, विच वॉज कंक्लूडेड इन May 2023। मेन एम ये है कि किस तरीके से इंडिया की इंडस्ट्रीज और कंपनीज को मर्ज किया जा सके या साथ में कनेक्ट किया जा सके यूएस की इंडस्ट्रीज के साथ में, इन सच अ वे दैट दे बोथ कैन फिगर आउट हाउ टू मूव अहेड इन सच अ वे कि दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत फास्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप बन जाए एक तरीके से, बिकॉज दे बोथ आर ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट चाइना। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे कैन डू इज टू मेक श्योर कि उनका जो रिलायंस है चाइना से वो कम हो जाए, एंड उसके लिए दिस कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने एक बेसिकली डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम भी बनाया है जिसे इंडस एक्स बोलते हैं, जिसमें कई सारी कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, इंक्यूबेटर्स, कॉरपोरेटर्स, थिंक टैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम बोथ इंडिया एंड यूएस जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हो इकोनॉमिक एज वेल एज डिफेंस दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का लिंक बैठाएं कि हम, क्योंकि आज की लड़ाई जो है ना वो इट्स नॉट न्यूक्लियर पावर लड़ाई और एक्चुअल लड़ाई, इट्स मोर अबाउट हु हैज़ द बिगर शेयर ऑफ ट्रेड और हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड मोर। सो वहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सके, उसके लिए है ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज जब से 9/11 हुआ है तब से साथ में मिलकर काम कर रही है, और अब दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट दिस बायलेटरल पार्टनरशिप जिसमें वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और रेगुलर डायलॉग कर सके, बातचीत कर सके, और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जो टेररिज्म के ऊपर काम करे, ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करे। 2017 में दोनों साइड ने एक डायलॉग इनिशिएट किया था बेसिकली, जिसमें वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेशंस, मतलब किन लोगों को वो मार्क कर रहे हैं एज दीज आर द पीपल हु आर मास्टरमाइंड्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ट्राइंग टू प्लान समथिंग। और जो लास्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो 13 दिसंबर 2020 को हुई थी। ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो यूएसए स्टैंड्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। लास्ट ईयर 2022 में इनका ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज सरपास 191 बिलियन, एंड यू कैन सी द इंक्रीमेंट हियर। 2018 में इट वॉज 141, 2019 में 146, देन थोड़ा सा कम हो गया था 20 में कोविड के कारण, देन सडनली 21 में 159, एंड देन इट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू 190 एंड रीचिंग 200 इन 2022। इन 2022 एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया एंड द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बीच में। बेसिकली ये एग्रीमेंट क्या फैसिलिटेट करता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, को इंश्योरेंस हो, ग्रांट्स और फिजिबिलिटी हो, स्टडीज हो, एंड टेक्निकल असिस्टेंस मिले कंट्रीज की तरफ से। मार्च 2023 में डीएफसीज का जो इंडिया पोर्टफोलियो है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट वो 3.1 बिलियन पे जा चुका था, एंड इनकम्पासिंग मोर देन 100+ प्रोजेक्ट। मीन्स बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूएस की तरफ से इंडिया में, एंड देर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि दूसरे लेवल्स पर भी इंडिया और यूएस की फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो कनेक्ट हो, ताकि दिस बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो दोनों ही के बीच में बहुत अच्छी बायलेटरल पार्टनरशिप है, स्पेशली एनर्जी सेक्टर को लेकर, विच इज मार्क्ड बाय द लॉन्च ऑफ इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा ऑफ 2030, विच इज अ पार्टनरशिप दैट हैपेंड इन अप्रैल 2021। तो 2030 के लिए उन्होंने एक क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा निकाला है जिसमें दोनों जने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। द पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 की ट्रैक्स, एक तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है और दूसरा कि किस तरीके से हम क्लाइमेट एक्शन ले सकते हैं और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग कर सकते हैं। मीन्स एक तरीके से मेन प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की इसीलिए ना, क्योंकि हर कंट्री को एक डेवलपमेंट करना है, हर कंट्री को पैसे कमाने की जरूरत है, इकोनॉमी को बड़ा करना है, लेकिन उसके कारण क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आता है। तो एक तरीके से द होल
द एम ऑफ दिस पार्टनरशिप इज बेसिकली कि किस तरीके से हम और पैसा लगा सकते हैं ताकि बेटर ग्रीनर ऑप्शंस चूज कर सकें, ताकि दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट भी हो और क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े। तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पिलर्स है, इसमें 5 मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी, जिसपे ऑलरेडी सोलर एनर्जी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर, वो टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसी चीज़ें बनाएं जो बहुत कम पावर यूज़ करे ताकि पावर की एफिशिएंसी बढ़े। रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, अपनी इकोनॉमी में गैस और ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करे और नए फ्यूल के पिलर्स बनाए, विच इज़ बेसिकली कि और इन्वेस्ट करें इलेक्ट्रिक मोटर्स में, क्लीन एनर्जी में, हाइड्रोजन एनर्जी में और दूसरे तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें इन्वेस्ट करें ताकि हमारी एनर्जी नीड्स वैसे कंट्रीज़ की डाइवर्सिफाई हो सके। हाइड्रोकार्बन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2017, वो 2022 तक 19 मिलियन पे पहुंच चुका था। एंड द यूएस रैंकिंग एज इंडियाज 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड 2nd लार्जेस्ट LNG सप्लायर। तो दोनों कंट्रीज के बीच में एनर्जी को लेकर भी कोऑपरेशन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोनों ही कंट्रीज, यूएस ने अलास्का में और उस रीजन में कई सारे नए ऑयल सप्लाईज देखे हैं, पर प्रॉब्लम विद यूएस इज कि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उन्हें फिर भी और मतलब दे हैव रिसोर्सेज बट दे नॉट इनफ, विच इज सिमिलर टू इंडिया एंड वेरी सिमिलर टू चाइना ऑल्सो। उनको भी है, पास रिसोर्सेज तो हैं ऑयल के, पर वो इतने नहीं है। पर क्या होता है जब ये दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ इस तरीके की रिलेशनशिप कर लेते हैं ना, तो दे बेसिकली सेइंग कि हमारा जो रिजर्व है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर इफिशिएंटली, राइट। सो इन नाउ यूएस हैज बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर और लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस सप्लायर 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा यूएसए ने 2021 का जो ये सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसको ज्वाइन किया और 2022 में उसको रेटिफाई किया। रेटिफाई करना मतलब क्या कि जब भी कोई अलायंस ज्वाइन करते हैं तो जब वो पार्लियामेंट से वहाँ से उनको ठप्पा मिल जाता है कि येस वी आर रेडी, उसे रेटिफिकेशन बोलते हैं, तो वो ज्वाइन किया। उसके अलावा यूएस जो है इंडिया के कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेंबरशिप ले चुकी है, जिसमें बेसिकली कई सारी गवर्नमेंट्स हैं, यूएन एजेंसीज हैं, कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर है और यूनिवर्सिटीज़, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस है, जो साथ में मिलकर काम करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो प्रिडिक्ट कर, जैसे हमें पता है कि इस रीजन में इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता है तो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर और मोर रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके ताकि अगर दोबारा कभी ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो उसका इम्पैक्ट कम पड़े। तो उसको ऊपर बेसिकली फाइनेंस करने के लिए उसको बैंकिंग ले आए, बहुत सारी गवर्नमेंट को ले आए, साथ में यूएन की एजेंसीज को ले आए, प्राइवेट सेक्टर को ले आए, सबको मिलाकर काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पर जैसे जापान की टेक्नोलॉजी लगाई जाए जो वहाँ के घर बने जाते हैं, या फिर वट एवर यूएस और अदर कंट्रीज आर डूइंग इन वेरियस डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सब की माइंड को, उन सबके इंटेलिजेंस को एक साथ लाकर उसमें पैसा लगाना सो दैट बोथ द कंट्रीज कैन देन यूटिलाइज इट। उसके बाद इंडिया जो है कई सारे मेजर इकोनॉमिक फोरम्स में पार्टिसिपेट करता है जो यूएस एनुअली होस्ट करता है, स्पेशली जो जिनका फोकस क्लाइमेट एक्शन पे है। अगस्त 2023 में इंडिया और यूएसए ने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म को फॉस्टर किया था, जिसमें बेसिकली लैब्स और पायलट प्रोजेक्ट्स थे, जिससे बेसिकली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए टेस्टिंग कर रहे थे कुछ इस तरीके से कि वी आर एबल टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर मोर एफिशिएंटली, कि और क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पैसा लगाया जा सकता है, कहाँ की टेक्नोलॉजी उठाई जा सकती है, सच दैट कि वी कैन यूज मोर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रादर देन द कन्वेंशनल वन लाइक ऑयल एंड गैस। साइंस और टेक्नोलॉजी एंड स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2005 में, जिसको सितंबर 2019 में 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया का इसरो एंड यूएस का नासा इज दिस निसार प्रोजेक्ट, विच इज़ नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो कि एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने भी बात करी कि यूएस और इंडिया ये टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं जिससे वो और अच्छे से पूरे वर्ल्ड में ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ही निसार था, जिससे कि वो और अच्छे से अर्थ को नोटिस कर सकें फ्रॉम सैटेलाइट। सो इसमें मिलकर दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा इसरो ने नासा की
डीप स्पेस नेटवर्क एंटेना सपोर्ट जो है इसका इस्तेमाल किया था चंद्रयान 1, मॉम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में भी, और उसके अलावा 200 सैटेलाइट्स है जो इसरो की लॉन्च हुई थी यूजिंग यूएस का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों बेसिकली एज अ को पैसेंजर, वो भी अपनी सैटेलाइट भेज रहे थे, उसके साथ में हमने भी अपनी सैटेलाइट भेज दी। जून 23 में इसरो ने एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था नासा के साथ, जिसमें उन्होंने प्लेज किया था कि वो दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे ताकि पीसफुली और सस्टेनेबल तरीके से, सिविल तरीके से आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। उसके अलावा इसरो और नासा बेसिकली एक कोऑपरेशन करना चाहते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, ताकि दोनों ही मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें जिससे दोनों की एफर्ट मिलकर वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकें। और नासा ने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है इसके लिए ट्रेनिंग भी दी थी एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन। एंड द लेटेस्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स इज ICET, विच इज इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो वॉशिंगटन DC जनवरी 2023 में इनिशिएट हुआ था। मेन एम इसका भी वही है कि दोनों कंट्रीज मिलकर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कोलैबोरेशन करें कुछ इस तरीके से कि वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें साथ में, और प्रोड्यूस भी कर सके साथ में। द मेन एम इज कि AI, स्पेस, क्वांटम, इन जो सेमीकंडक्टर और दूसरी डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी इमर्ज हो रही है, उसमें साथ में मिलकर जो है एक साथ में काम कर सके और उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाए। एंड दैट हैज़ बीन बेसिकली, इट इंक्लूड्स प्रीटी मच एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक, एंड देयर इंडिया एंड US हैव बीन वर्किंग टुगेदर एंड दे आर क्रिएटिंग दीज वर्किंग ग्रुप्स। एजुकेशन कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। US स्टैंड्स एज द टॉप चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट परस्यूइंग हायर स्टडीज। 3,20,260 स्टूडेंट्स सितंबर 2023 में स्टेम की फील्ड में फॉर मास्टर्स US में एनरोल हैं। इंडियन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट अराउंड 7.7 बिलियन एनुअली टू US इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू US स्टेट डिपार्टमेंट। सो इवन फॉर दैट मैटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन, so number of students and the amount of diaspora, like number of people living, is maximum in US, but the amount of property owning is highest in Britain. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं US जाना क्योंकि वहाँ बहुत सारी ग्रांट्स भी मिलती है, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ a young person's life, क्योंकि we all have grown up watching Friends and everyone wants to live the life that they have envisaged in 90s when they were watching these serials. So this is also one of the, एक nostalgic region भी है, और उसके अलावा of course there is things that US is doing to make sure they have the best STEM field so that Indian students can come. But उसके अलावा it's sort of deep rooted in everybody's mind when they want to study, तो पढ़ना है तो अमेरिका में ही पढ़ना है। सितंबर 2023 में काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी दोनों ने एक MOU साइन किया था, जिसमें बेसिकली दे हैव इस्टेब्लिश की वो इंडिया US ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट करेंगे, जिसमें वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलैबोरेशन की फॉस्टरिंग करने की कोशिश करेंगे। सस्टेनेबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, टेलीकॉम, AI, क्वांटम साइंस। बेसिकली दोनों कंट्रीज़ ने बोला कि हम अपने अपने जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, यहाँ इंडिया में IIT और अमेरिका में अमेरिकन यूनिवर्सिटी, दोनों को साथ में एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, ताकि कोई भी अगर नई इशू आ रहा है और उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है तो दोनों कंट्रीज़ की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। एंड इट्स वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ रिलेवेंट टुडे, राइट। दे आर वर्किंग ऑन हेल्थ, पेंडेमिक एक बार हो गया तो अभी उनको पता है कि पेंडेमिक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, AI इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग। तो जो भी इस वक्त हाइप में है उस सब को लेकर डिस्कशन जो है इसी फ्रेमवर्क में हो रहा है। कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिच कोलैबोरेशन है, बिकॉज बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था एक टाइम पे इंडिया से US की तरफ, एंड नाउ दे हैव अ गुड पॉपुलेशन हुज बीन लिविंग देयर फॉर मल्टीपल जनरेशन। सो दे हैव basically a lot of educational programs, especially towards Indian festivals that are both private and public. इंडिया की जो एम्बेसी है और कॉन्सुलेट है वो कई सारे कल्चरल प्रोग्राम होस्ट करती है। उसके अलावा US के कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली पार्टनरशिप में हैं इंडिया के साथ में, एंड दे सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ
many facets of Indian culture like Library of Congress, JF Kennedy Center for Performing Arts and Gandhi Memorial Center etc. उसके अलावा कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे इंडियन कल्चर हेरिटेज को रिलेटेड, जैसे इंटरनेशनल योगा डे, ईयर ऑफ मिलेट्स था इस साल, मिशन लाइफ, आयुर्वेदिक डे और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियन डायस्पोरा एंड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया. बेसिकली इंडिया जो भी कल्चर इंडिया का है, फेमस खाने से लेकर योगा से लेकर हेल्थ, आयुर्वेदा, उन सब में दोनों कंट्रीज जो है कई सारे प्रोग्राम्स होस्ट भी करती है, पब्लिकली भी होते हैं और प्राइवेटली भी होते हैं. और पीपल टू पीपल टाइज तो है ही. करीब 4.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन जो है और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इस वक्त यूएस में रह रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट. और अगर वन थिंग दैट इंडियंस आर फेमस फॉर इज बिकॉज इंडियन माइनॉरिटी इन, अगर देखा जाए कि एवरेज इनकम कितनी है तो उसमें इंडियंस की सबसे ज़्यादा इनकम है, एवरेज इनकम है यूएस में ऑफ ऑल द माइनॉरिटी. सो यूल सी इंडियन अमेरिकन, ताइवानीज अमेरिकन, चाइनीज़ अमेरिकन, जापानीज़, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, कोरियन, कंबोडियन, हांगकॉन्ग, वियतनामीज़ एंड वाइट अमेरिकन. उसमें देखा जाए तो मीडियन इनकम सबसे ज़्यादा इंडियन अमेरिकन की है. सो मेनी डॉक्टर्स वर्किंग देयर. वहाँ पे एक बहुत बढ़िया इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है जो कि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी. क्योंकि अभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पे गए थे तो सो मेनी पीपल केम टू सी हिम. इट लुक्स लाइक ही वाज नॉट इवन इन लाइक अमेरिका, इट लुक्ड लाइक ही वाज इन इंडिया. देयर वर सो मेनी इंडियंस आउट देयर. तो इंडियन अमेरिकन जो है वो कई सारे फील्ड में हैं इंडिया के, स्पेशली पॉलिटिक्स और कई सारे सेक्टर्स में हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है उसके लीडर्स वगैरह जो हैं, दे आर ऑल इंडियंस. इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छा रोल निभाया है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने का. देयर आर 5 यूएस कांग्रेस मेंबर्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और इस वक्त यूएस के अमेरिका के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका. एरियाज ऑफ कंसर्न, अच्छा अब ये सब तो बहुत अच्छा हो गया. ऑफकोर्स सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो हम बात नहीं कर रहे होते, राइट. सो व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न? डिफेंस टाइज एंड सैंक्शंस. इंडिया का जो रिलायंस है रशिया की मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री सप्लाई के ऊपर, उसके कारण ना कई बार यूएस जब भी रशिया के ऊपर सैंक्शन कर देती है तो इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है. उसके बाद कई सारे डाइवर्जेंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है यूक्रेन वॉर में, ज़्यादा प्रैग्मेटिक है. इवन फॉर दैट मैटर हमास और इजराइल का जो झगड़ा हुआ था उसमें भी इंडिया ने एक बैलेंस पोजीशन ली थी. वो शुरू से ही वन ऑफ द रीज़न वाई यूएस 1949 में इंडिया से गुस्सा हुआ था वो यही था कि इंडिया साइड नहीं लेता है. ठीक है, देखो तुम डेमोक्रेसी हो, बहुत अच्छी बात है. अगर तुम डेमोक्रेसी वैल्यू में वैल्यू करते हो, हम करते हैं, हम दोनों के सेम इंटरेस्ट तो बात करेंगे. बट आई विल नॉट ट्राई टू, नॉट लाइक यूएस क्या जाता है हर जगह जाके हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, हम फ्रीडम लेके आएंगे. ठीक है, पर इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन लाइक कि यू डू यू. ठीक है, आप अपना ध्यान दो, मैं अपना ध्यान दूंगा. दे नेवर, which is also kind of diplomatic and other means can also be seen as a little selfish, where you don't stand for your values. That's what US thinks of India. But for India it has always been कि तुम दोनों के झगड़े में मैं बीच का बंधन नहीं बनूंगा. That's something that India has always followed. So दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दोनों के पर्सपेक्टिव जो है ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर वो अच्छे नहीं होते. उसके बाद ह्यूमन राइट कंसर्न्स हैं. यूएस ने कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस एक्सप्रेशन, इथनिक माइनॉरिटीज़ और डेमोक्रेसी को लेकर कई सारे हाई प्रोफाइल डिस्कशन और विजिट्स करी है इंडिया के साथ में, और कई बार क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया को, स्पेशली ऑन बाबरी मस्जिद एंड 2002 अटैक्स, रायट्स, whatever is happening in Kashmir, with Khalistan issue, with what is happening in Manipur, with respect to what is happening on the borders of India and Bangladesh. US constantly criticizes India for कि you adhere to these values on international platform, but you are not following them to the teeth within India. और India बोलता है कि देखो, we have done what we could do as the country we were, and these are what we are going to do. And like we don't meddle with your issues, don't meddle with our issues, like that. ट्रेड टेंशन रहते हैं कि स्पेशली अभी जो रिसेंटली ट्रम्प के टाइम पे हुए थे कि ट्रम्प ने बोला कि यू आर नॉट ओपनिंग योर मार्केट लाइक दैट, सो वी आर गोइंग टू, तो उसके बदले फिर इंडिया ने भी उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए. ट्रेड हमेशा से प्रॉब्लम रहा है क्योंकि यूएस ना बहुत ज़्यादा रेड टेपिंग करता है. कई सारे सैनिटरी
फाइटोसैनिटरी और कई सारे टेक्निकल बैरियर्स लगाता है, जिससे उनका प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से आ जाता है, पर इंडियन प्रोडक्ट जो है अमेरिकन मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। तो इन 2020 यूनाइटेड स्टेट्स रिवोक द स्पेशल ट्रेड प्रिविलेज जो उन्होंने पहले दिया था जीएसपी इंडिया को, उसके कारण ना इंडिया को कई सारे ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती थी अमेरिकन मार्केट्स को, जैसे कि टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी 28 अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था, फॉर एग्जांपल एप्पल्स, वॉलनट, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। बेसिकली अंडर ट्रम्प ने ऑलमोस्ट हर किसी से ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी, चाइना से भी, मिडल ईस्ट से भी और इंडिया से भी। एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग टू यूएस एंड मिडल ईस्ट मोर than their allies from before that. Restriction on H-1B visas by the US. Indian government strongly opposes the decision, जिसमें उन्होंने कई सारे वर्क वीज़ा को हिंडर कर दिया है फॉर इंडियन वर्कर्स टू गो इन यूनाइटेड। बेसिकली पहले बहुत आसानी से मिलता था, अब उन्होंने बोल दिया कि हम सिर्फ प्रोफेशनल्स को लेंगे। और हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि दैट्स वेरी डेट्रीमेंटल। जब कंट्रीज इस तरीके का बार लगाती है ना कि आपको इतना आना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो उससे क्या होता है कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? दे वॉन्ट टू माइग्रेट बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू लेट पीपल हु वॉन्ट अपॉर्चुनिटी कम, रादर यू विल पुट दिस बेंचमार्क कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स ही आ सकते हैं। इट लीड्स टू ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया. All the people who are not educated do not have the skills remain because you don't give them visa, and all the people who have, they leave. And this is something that India have had problems with many of the Western countries. तो कई सारी कंपनीज जो है वो हायर नहीं कर रही हैं इंडियन वर्कर्स को, स्पेशली अगर उनके पास वीज़ा नहीं है तो, और फिर वो वीज़ा देने की भी कोशिश नहीं कर रही है। स्पेशली पूरे वर्ल्ड जो है एक चीज़ में जो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर। इसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो ऑन हाउ इंडिया प्रोड्यूसेस मेडिसिन, ठीक है, हाउ इंडिया मेसेज विथ फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, देखना। बेसिकली इंडिया ने बोला है कि अगर कोई भी चीज़ इंडियन सिटीजन को, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, और वो मेडिसिन डेवलप हो चुकी है और इंडिया को उसको यूज़ करना है क्योंकि उससे उनके लोगों को बचा पाएंगे health wise, they don't care, they will take the thing, they don't care about your intellectual property right, they will use it, and they have done this on multiple things, in multiple things. तो एक चीज़ जो प्रॉब्लम होती है कई सारी कंट्रीज़ को, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, यूरोप में मोस्ट कंट्रीज़ को, इज इंडिया डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपरली। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली कंसर्निंग द सेफ गार्डिंग ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जब वही आपका बेसिस है बात करने का, तो फिर दोनों टेक्नोलॉजी को लेकर ही तो कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब अगर उनको ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर, तो वो आगे बात कैसे बढ़ेगी? पॉलिसी अनसर्टेनिटी, इंडिया एक पोटेंशियल पॉलिसी शिफ्ट हुआ है यूएस को लेकर, स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर, बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज आया है, जो पहले थोड़ा सा प्रो साउथ ईस्ट एशिया थी, अब वो थोड़ा सा अगेंस्ट हो चुकी है, बिकॉज वी आर सीइंग अ राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड कंजर्वेटिविज्म एंड इवेंजलिज्म इन यूएस। दैट हैज़ कॉज्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर बहुत लंबे लंबे चौड़े 20-20, 30-30 साल के प्लान बना दिए, और जिस तरीके से अमेरिका का रंग बदल रहा है, इंडिया डजंट हैव द ट्रस्ट दैट दे विल एक्चुअली गिव देयर साइड ऑफ द बार्गेन। एक डाइवर्जेंट अप्रोच है चाइना की तरफ से, दोनों नेशन को कंसर्न तो है चाइना की तरफ से, लेकिन इंडिया जो है थोड़ी सी नुआंस अप्रोच लेना चाहता है, और वो दोनों ही सबके साथ एक प्रॉक्सिमिटी रखना चाहता है, वेरेज यूएस की अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रही है, यूएसएसआर के साथ में भी और चाइना के साथ में भी। देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया डजंट वांट टू गो फॉर आउटराइट वॉर। क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ के साथ भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफकोर्स यूएस जो है वो कहता है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर ऑल्सो अ रिच कंपनी, बट इंडिया कंट्री एंड इंडिया बोलता है कि भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, क्योंकि आपने तो कर लिया डेवलपमेंट जितना करना था, और नाउ दैट इट्स आवर टाइम टू डेवलप, आप हम पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हो। इस चीज़ को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में कई सारे डिफरेंसेस रहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो इन्हांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो ट्रेड बैरियर आए हैं बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की थी, और जो डिस्ट्रस्ट है उसको हटा चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक ये चीज़ देखी है हर कंट्री के बीच में, जब तक आपके ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, उसके ऊपर वो बेस है आपका, उसके ऊपर कोई भी दूसरी तरीके की पार्टनरशिप काम नहीं करती अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा ट्रेड नहीं करते हो। तो
स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है ऑलरेडी उसको और स्ट्रेंथन किया जाए और रेगुलर डायलॉग हो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहे, डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन होता रहे, बहुत अच्छा सिस्टम है, उसको मेंटेन किया जाए। क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी पे दोनों कंट्रीज को है ना कोऑपरेशन अपना बढ़ाए। वी हैव सीन यूएस के साइड से भी जब उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया और इंडिया ने जो उनके साथ कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको इंक्रीज करे और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश करे, क्योंकि दैट समथिंग दैट बोथ द कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन। तो अगर दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे तो दैट विल बी बेस्ट फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द फ्रेंडशिप। साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर काम करें। ग्लोबल कोलैबोरेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, इस बात को समझें कि दोनों ही कंट्रीज जो है दुनिया की सबसे टॉप 10 स्ट्रॉन्ग कंट्री में से है, तो उन दोनों को साथ में मल्टीलेटरलिज्म की को फोकस करना चाहिए कि वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक यूएसए फिर से पावर, ठीक है, हम उनको फिर से हेजेमोनिक पावर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट्स एक्सेप्टिंग दैट देर आर मोर पावरफुल एंड दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर कंट्री और माई कंट्री बट इट्स अबाउट द अर्थ। तो उस तरीके से कोलैबोरेशन हो इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, G20 है, इन के साथ मिलकर कलेक्टिव इन्फ्लुएंस बनाए और एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएं, बजाय कि एक दूसरे से compete करने के। क्योंकि अगर एक दूसरे से compete करेंगे तो वो इट्स अ रेस ऑफ वॉन्ट्स विच विल नेवर बी फुलफिल्ड। सो दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कोलैबोरेशन हो सके जितना उतना फिजिबल करो, कंपटीशन ना हो ज़्यादा उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट और कम हो और दोनों की ऑटोनॉमी मेंटेन रहे कि एक दूसरे को प्रेशराइज ना करे। यूएस कभी इंडिया से थ्रेटन नहीं होना चाहिए और इंडिया को कभी फील नहीं होना चाहिए कि यूएस इज ट्राइंग टू पुश देम। दैट्स द मेन एम ऑफ द होल रिलेशनशिप स्टेटस। दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा है दोनों कंट्रीज़ में, इंडिया में भी और यूएस में भी, एंड दैट इज़ अ वेरी डेंजरस पाथ टू वॉक ऑन। जब बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म आ जाता है ना कंट्रीज़ में तो वो कोऑपरेट नहीं करना चाहती है। तो वी कैन गो बैक टू, बिकॉज World War I और World War II के टाइम में क्या हुआ था, इट वॉज एक्सट्रीम नेशनलिज्म दैट कॉज्ड अस टू हैव दीज टू बिग वॉर्स, राइट? एंड अगेन वी आर फॉलोइंग टूवर्ड्स दैट। इंस्टेड वी शुड वर्क ऑन पीपल टू पीपल कनेक्शन एंड मेक श्योर कि दोनों कंट्रीज जो है जितना हो सके एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अलग अलग इनसाइड देखने वाली कंट्रीज होंगी तो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करेंगी और एट द एंड ऑफ द डे अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ भी लेंगी। एंड दिस इज अ न्यूक्लियर वर्ल्ड, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर एंड यूएस इज nuclear power by 2. Okay, it has the stockpile of nuclear arms that US has. It's unbelievable. They lost it. एक story पढ़ना very exciting, how US lost one of his nuclear arm head. Lost it, घुमा दिया, जैसे चाबी नहीं घुमा देते वैसे घुमा दिया. Read about it. It's very fascinating. It's so stupid also. So this is all for India and USA. Do read about all the different leaders of Indian origin जो अभी इस वक्त बहुत popular हैं US की politics में. All the people who are there in the Congress, read in depth about the issues that are coming, especially with respect to जो US में इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, इंडियन origin के लोगों के ऊपर. You can also learn about Lili Singh. She is a person of Lili Singh is from Canada or US. She lives in both. Basically, there are a lot of influencers also similar to Lili Singh. Lili Singh is from Canada, but she was working in US as a host, Daily Night Tour. She was one of my favorite, in TikToker or whatever show, YouTube influence. So that you should read about a lot because वो एक बहुत importance हो गया है because we are constantly seeing rise of importance of social media. Especially TikTok and especially the fact that India ने TikTok ban कर दिया, but there is Instagram, there is Meta, Facebook, and they are active in India as well as all around the world and US, and these are companies which are in US, and how we can make sure कि किस तरीके से हम इंडिया की इमेज बदल सकते हैं US के लिए यूजिंग सोशल मीडिया. ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है पढ़ने का. So that's all for today. I hope this class is interesting for you. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.